alternating current. Alternating current is what? That change direction periodically. Periodically जिसकी डायरेक्शन चेंज होती हो, जितने पीरियड में होती है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, राइट. एंड जितने साइकिल होते हैं एक सेकेंड में दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये आपको मालूम भी है, राइट. नाउ जो हम पढ़ते हैं दिस इज हार्मोनिक. IT. This is harmonic AC, which follow the sine graph. At any time the current is given as I naught sine omega t. Omega is equal to 2 pi f or is equal to 2 pi by t, where f is frequency and t is time period. राइट. अब क्योंकि ये टाइम वेरिंग है, सो विच वैल्यू टू यूज. तो दो टाइप की वैल्यूज होती है जो हम लेते हैं. एवरेज आई मीन इज इक्वल टू 2 I naught by pi for half cycle and is equal to 0 for full cycle. Why it is 0 for full cycle? क्योंकि आधा साइकिल पॉजिटिव है और आधा साइकिल नेगेटिव है, राइट. एवरेज करंट हम लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ चार्ज. अगर हम एवरेज करंट को डिफाइन करें तो एवरेज करंट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड अलाउ द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज. एवरेज करंट ऑफ AC is equal to that value of DC, which will allow same amount of charge in the same circuit in the same time. ठीक है, AC को लगाया और DC को लगाया, अगर दोनों का चार्ज सेम है सेम टाइम में, सो देन एवरेज AC इज इक्वल टू DC. ठीक है. देन वर्चुअल इफेक्टिव, ये कई सारे नाम हम यूज करते हैं. RMS वैल्यू, virtual effective RMS value. This is the value which is RMS value and it is used for the energy purpose. एनर्जी एंड पावर पर्पस के लिए हम वर्चुअल वैल्यू को यूज करते हैं. एंड इसकी डेफिनेशन वही है, दिस इज द अमाउंट ऑफ DC, इट इज इक्वल टू स्टेडी करंट या DC विच वुड प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, सेम टाइम में सेम सर्किट में हीट अगर इक्वल है तो RMS वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू DC, राइट. एंड दिस इज गिवन बाई I naught by root 2. I naught is peak current. Capacitor and inductor pose finite opposition to AC, called as inductive reactance XL is equal to omega L ohm and capacitive reactance XC is equal to 1 by omega C ohm. इंडक्टर और कैपेसिटर अगर हम DC में देखें
तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से करंट जीरो होती है और इंडक्टर से करंट मैक्सिमम होती है, राइट। अगर हम ट्रांजिएंट करंट को छोड़ दें तो या तो करंट मैक्सिमम है या करंट जीरो है। मैक्सिमम करंट होने का मतलब नो अपोजिशन, जीरो करंट होने का मतलब इनफाइनाइट अपोजिशन। तो या तो अपोजिशन इनफाइनाइट है या अपोजिशन जीरो है, लेकिन एसी के लिए फाइनाइट होता है एंड दैट इज गिवन बाय द वैल्यू XL इज इक्वल टू ओमेगा फॉर इंडक्टर, XC इज इक्वल टू ओमेगा C 1/ओमेगा C फॉर कैपेसिटर, एंड इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। नहीं, दोनों ही करते हैं। कैपेसिटर में वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है तो वो अपोज करता है, इसीलिए तो फाइनली करंट जीरो हो जाता है। इंडक्टर भी अपोज करता है, दोनों ही अपोज करते हैं। बेसिकली क्या है कि एक वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, एक वोल्टेज उनमें डेवलप हो रही है, ठीक है। तो वो जो वोल्टेज उनमें डेवलप हो रही है वो तो अपोज करेगी ना। in AC, right? For capacitor, current leads voltage by pi by 2. Current leads voltage by पाई बाई 2, ठीक है। सो अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं तो ये वोल्टेज है एंड ये करंट हो गया, ठीक है। यानी करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 आगे होती है, ठीक है। जब वोल्टेज जीरो होती है तो करंट मैक्सिमम होती है कैपेसिटर में ड्यूरिंग चार्जिंग। देखो, इनिशियली वोल्टेज जीरो तो करंट मैक्सिमम, चार्ज होता गया, वोल्टेज बढ़ती गई, जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गई तो करंट जीरो हो गया। सो दैट इज कॉल्ड ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। जब एक मैक्सिमम तो दूसरा जीरो, करंट या वोल्टेज में से एक भी मैक्सिमम है तो दूसरा जीरो होगा, राइट। नहीं, बीच का हम लेते नहीं है इसमें क्योंकि ये फाइनाइट सिस्टम होता है। फॉर इंडक्टर, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई 2। करंट वोल्टेज से पीछे होती है कितना, पाई बाई 2। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं फेजर डायग्राम, तो ये वोल्टेज हुई और ये करंट हो गया और ये पाई बाई 2 हो गया। सीरीज RLC सर्किट, RLC, एंड ये हमारा सोर्स। क्योंकि सिस्टम सीरीज में है तो करंट तो हमेशा सेम रहेगा। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगी VR, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हो गई VL, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो गई VC। सो VR इज इक्वल टू IR, VL is equal to IXL, VC is equal to IXC, राइट। फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो if we take this is phasor for current, so then in the inductor voltage आगे होती है, करंट पीछे होती है, इन द कैपेसिटर वोल्टेज पीछे होती है, और रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम फेज में होती है। रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट के फेज में, इंडक्टर में करंट पीछे, कैपेसिटर में करंट आगे।
तो इससे अगर हम नेट वोल्टेज निकालें तो नेट वोल्टेज आएगी V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा हमारा वी एल माइनस वी सी, एंड इससे हम एक डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा V हो जाएगा एंड दिस विल बी द फेज डिफरेंस फाई। देखो VL और VC एक दूसरे के अपोजिट है, तो बेसिकली इंडक्टर एंड कैपेसिटर अपोजिंग कंपोनेंट हो गए, राइट। इंडक्टर और कैपेसिटर अपोजिंग कंपोनेंट हो गए। अगर VL और VC जीरो इक्वल हो जाए, वो कब होगा? जब XL और XC इक्वल हो जाए, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगी? VR के बराबर, ठीक है। एंड फेज क्या हो जाएगा? जीरो, ओके। Now, impedance triangle. Impedance triangle एक राइट एंगल ट्राइंगल है, that is reactance, resistance and impedance. Reactance, resistance and impedance. Reactance opposition by reactive component, inductor and capacitor. Resistance opposition by resistive component, and impedance the combined effect of both resistive and reactive component. So Z is equal to हो जाता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, एंड cos phi इज इक्वल टू R by Z। इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। इसका अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है ऑल्टरनेटिंग करंट में, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑल्टरनेटिंग करंट का, कि पावर फैक्टर जितना कम होता है उतना गलत होता है, और जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। यानी cos phi अगर 1 हो जाए, विच इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, देन इट इज़ कॉल्ड द बेस्ट, ठीक है, राइट। ये इम्पीडेंस इज व्हाट? नेट अपोजिशन एंड द यूनिट इज ओम, ठीक है। आज इतने करते, बाकी फिर करते नेक्स्ट क्लास।